हेलो बुल ट्रैकर्स। दोस्तों, साउथ कोरियन मार्केट्स पे लोअर सर्किट लग रहे हैं। दुनिया भर के एआई के स्टॉक्स में हमें भारी गिरावट देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे कुछ प्रश्न उठते हैं कि साउथ कोरियन मार्केट्स में ही हमें इतनी ज्यादा गिरावट क्यों देखने को मिली। दूसरा, क्या एआई की कहानी अब खत्म होती हुई हमें दिख रही है। और तीसरा, क्या इंडियन मार्केट में भी इसी तरीके का बड़ा कांड हो सकता है। जब मार्केट की हो बात, बेटर आस्क बुल ट्रैक। तो आइए पहले देखते हैं कि साउथ कोरियन मार्केट्स में क्या हुआ। तो कॉस्पी, जो कि साउथ कोरिया का इंडेक्स है, वहां पे पिछले 2 दिनों में 15% का फॉल देखने को मिला और 200 टू 270 बिलियन वैल्यू का मार्केट कैप में लॉस हो गया। और सैमसंग और एसके हाइनिक्स, जो कि वहां की दो बहुत बड़ी कंपनीज हैं, 10% से ज्यादा का वहां पर फॉल हो गया। दोस्तों, आप जानते हैं कि हमारी एसके हाइनिक्स में पोजीशन बनी हुई है, ड्रैगिंग द एंटायर इंडेक्स डाउन। ट्रेडिंग halted twice as circuit breakers activated amid panic selling। तो पूरे मार्केट में हाहाकार मचा हुआ था। वर्स्ट टू-डे फॉल सिंस 2008 ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि 2008 के बाद पहली बार हमें इस तरीके की मार्केट में सर्किट्स देखने को मिली कोरियन मार्केट्स में। अब इसकी वजह क्या है, आप सब जानते हैं कि ईरान की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन ईरान से साउथ कोरिया का कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं है। फिर क्यों वहां पर इतनी ज्यादा गिरावट हमें देखने को मिली, आइए इसको समझते हैं। ईरान ने जो हॉर्मूज को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया है, सिर्फ चाइना के शिप्स ही वहां से पास कर सकते हैं। तो कोरिया पर इसका सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ा है। क्यों? क्योंकि कोरिया इंपोर्ट 70% ऑयल फ्रॉम गल्फ रीजन, वहीं से ऑयल वहां पर आता है। एवरी $1 ऑयल इंक्रीज हिट्स कोरियन मैन्युफैक्चरर्स फार हार्डर देन अदर्स। इसीलिए यहां पर सबसे ज्यादा गिरावट हमें देखने को मिली, क्योंकि जो ऑयल में बढ़ोतरी हो रही है उसका सबसे ज्यादा अगर किसी कंट्री को नुकसान होता है तो कोरिया को होता है। हायर क्रूड कॉस्ट कंप्रेस मार्जिन्स, वीकेंड वॉन, जो वहां की करेंसी है, ट्रिगर्स फॉरेन आउटफ्लो। तो जब कंपनी के मार्जिन्स कम होंगे तो जो बाहर के फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वहां से पैसा निकालेंगे। तो जो इतने प्रॉफिट में वहां पर बैठे हुए हैं, पिछले एक साल में करीब 130% से ज्यादा के वहां पे स्टॉक्स में और मार्केट में गेन देखने को मिला है। तो वो अपना प्रॉफिट को एग्रेसिवली जो है बुक कर रहे हैं और यही वहां पर देखने को मिल रहा है। और अगर ऑयल $100 पे जाता है, कुड कट 0.3% जीडीपी ग्रोथ, एड्स 1.1% टू इन्फ्लेशन अकॉर्डिंग टू हुंडई रिसर्च। तो ये कारण था कि वहां पर सबसे ज्यादा इंपैक्ट हमें देखने को मिला। अब यहां पर कुछ और फैक्टर्स को देखें कि क्या उसने कंट्रीब्यूट किया। तो जैसे कि मैंने बताया कि 2 दिन की वहां पे छुट्टी थी, तो मार्केट को कैच अप करना था। वो जो इवेंट्स हुए वो मार्केट में प्राइस्ड इन नहीं थे। दूसरा, जैसा कि मैंने बताया कि ऑयल 70% क्रूड वहां से आता है। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि कोरियन मार्केट्स में जो इतना राइज हमें देखने को मिल रहा है वो एआई स्टोरी की वजह से देखने को मिल रहा है और हैंडफुल ऑफ स्टॉक्स की वजह से देखने को मिल रहा है। तो वहां पे अगर आप देखो तो सैमसंग और एसके हाइनिक्स ये 34 टू 40% वहां के इंडेक्स को कंट्रोल करते हैं। तो अगर ये दोनों स्टॉक्स गिर रहे हैं तो वो सरवाइव नहीं हो पाएंगे। जैसे कि हमारे यहां पर बैंक निफ्टी का इंडेक्स है, जहां पर 2-3 जो स्टॉक्स हैं वो बहुत ज्यादा वेट होल्ड करते हैं। तो इसी वजह से वहां पर हमें ज्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। और यहां पर जैसा मैंने कहा कि कुछ महीने पहले ही जेपी मॉर्गन ने ये कहा था कि मार्केट में गिरावट आएगी तो प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। लेकिन उनके वार्निंग देने का एक और पर्पस भी हो सकता है कि लोग बेचें और वो खरीदें, क्योंकि एआई स्टोरी इज फार फ्रॉम ओवर। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। If a cat wants to be a lion, it needs to lose its appetite for rats. What do you want to be? Bulltrack Global Portfolio. Think big, think global.
अब आइए बात करते हैं कि क्यों एआई स्टॉक्स में इतनी गिरावट हो रही है। एआई का ईरान के वॉर से क्या लेना देना, तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो डेटा सेंटर्स होते हैं, कोई भी एआई का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो डेटा सेंटर से इंटरैक्ट करता है और डेटा सेंटर को चाहिए मैसिव इलेक्ट्रिसिटी, और अगर क्रूड बढ़ेगा तो कॉस्ट को जंप 15 to 25%। और अगर आप देखिए कि कितनी इलेक्ट्रिसिटी उन्हें चाहिए होती है, तो सिंगल लार्ज एआई ट्रेनिंग रन यूएस इलेक्ट्रिसिटी इक्वल टू अ स्मॉल सिटी। छोटे मोटे शहर के जितनी इलेक्ट्रिसिटी एक डेटा सेंटर को चाहिए होती है। इलेक्ट्रिसिटी इज 30 to 40% ऑफ टोटल डेटा सेंटर ऑपरेटिंग कॉस्ट ग्लोबली। आज अगर आप देखें कि ये एआई की कंपनीज एक्सप्लोर कर रही हैं कि कैसे हम ग्रिड पे डिपेंडेंसी को कम करें और ऑल्टरनेट सोर्सेज को क्या यूज करें। आज ऐसा कोई सोल्यूशन उनके पास नहीं है, तो वो पूरे तरीके से जो कन्वेंशनल पावर है उस पर डिपेंडेंट है। और आरओआई जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, मैथ डिटोरिएट्स व्हेन रनिंग एआई कॉस्ट 20% मोर देन प्लान। तो जब आप इन्वेस्ट करते हो तो आप एक कैलकुलेशन के तहत चलते हो कि इतनी इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट है, इतनी वाटर की कॉस्ट है, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर का कॉस्ट है। अब सडनली क्रूड बढ़ता है, इलेक्ट्रिसिटी महंगी हो जाती है और आपका कॉस्ट 20% बढ़ जाता है, तो क्या वो बिजनेस प्रॉफिटेबल होगा? इस रिस्क को कवर करने के लिए प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, क्योंकि जिन लोगों ने पहले इसमें पोजीशंस बनाई थी, जो अब 150, 200, 300% प्रॉफिट पर बैठे हुए हैं, उन्हें लग रहा है कि एक बार प्रॉफिट को ले आते हैं, फिर देखा जाएगा कि कहां सिचुएशन जाती है। तो यहां पर आप देखिए इम्पैक्ट, अगर हम देखें ऑयल का, तो अगर ऑयल इस रेंज पर रहता है, अभी हम लोग $80 के आसपास है, आज 81 भी टच किया था, तो डेटा सेंटर का कॉस्ट 15% बढ़ जाएगा। अगर 85 से 100 बैरल के आसपास जाता है तो कंपनी में पॉज 10 बिलियन डेटा सेंटर्स बिल्ड्स, डिमांड स्लो हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये अब प्रॉफिटेबल नहीं रहेंगे, जो प्रॉफिट्स हैं वो ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाएंगे। और अगर ये 100 से पार करता है तो मेमोरी चिप डिमांड्स कुड गेट कट शार्पली। पूरा का पूरा एआई का खेल जो है खतरे में पड़ जाएगा। तो क्रूड को $100 से नीचे रखना पड़ेगा, तभी एआई की स्टोरी आगे कंटिन्यू करेगी। और यहां पर जैसा कि मैंने बताया, क्यों कोरिया को सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ा, क्योंकि Samsung and HK Hynix supply 60% of world's memory chips for AI। तो ये सबसे बड़े प्लेयर हैं, इसलिए सबसे ज्यादा इनको हिट हुआ। और ये हिट हुआ चूंकि ये इंडेक्स के सबसे बड़े कंपोनेंट हैं, तो इंडेक्स में सबसे ज्यादा हिट हुआ। इफ डेटा सेंटर build outs slow, their revenue projections face downward pressure। तो भाई डेटा सेंटर जितना ग्रो करेगा, इन कोरियन कंपनीज का बिजनेस उतना ग्रो करेगा, और वहां पे अगर कमी आएगी तो फिर इनके बिजनेस में भी कमी आएगी। एनर्जी इंटेंसिव चिप मैन्युफैक्चरिंग गेट्स डबल वैमी, हायर कॉस्ट पर लोअर डिमांड। तो क्रूड अगर ऊपर हो गया तो एक तो उनके मार्जिन कम हो गए, दूसरा जो डिमांड वो एंटिसिपेट कर रहे थे वो भी कम हो गए। तो आप देख सकते हैं कि इसका रिजल्ट हमें देखने को मिल रहा है कि सारे एआई के स्टॉक्स में पिछले 2-3 दिनों से भारी गिरावट हमें देखने को मिल रही है। अब आइए बात करते हैं, क्या एआई स्टोरी खत्म हो गई और एआई स्टोरी पर इसका कितना इंपैक्ट पड़ेगा? तो अभी जिस फेज पर हैं, हम पैनिक फेज पे हैं। लोग अपने प्रॉफिट्स को बुक कर रहे हैं क्योंकि वो भारी प्रॉफिट्स में बैठे हुए हैं, और जब भी उन्हें अनसर्टेनिटी लगती है तो वो प्रॉफिट को बुक करके ले जाते हैं। तो यहां पर आप देखिए क्या हो रहा है, कंटिन्यूड सेलिंग प्रेशर, बिकॉज प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, ऑयल का शॉक है, वॉर चल रहा है, आगे अनसर्टेनिटी बनी हुई है, क्योंकि कोई अभी भी सीज फायर के चांसेस नहीं है। एआई सेमीकंडक्टर स्टॉक्स कुड फॉल 10 to 20%। इसमें हमें सरप्राइज नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप देखें तो वो 200-300% तक उसमें हमें एक साल में गेन मिला है, तो 20-25% करेक्शन होना कोई बड़ी बात नहीं है। इस वक्त पैनिक है, लोग अपने प्रॉफिट्स को बुक कर रहे हैं। दिस इज सेल एवरीथिंग फेस। ये सेंटिमेंट्स इस वक्त लोगों के दिमाग में, हर रिटेल वाला यही सोच रहा है कि बेच के निकल जाएं।
तो इमोशंस ड्राइव मार्केट, नॉट फंडामेंटल्स। लोग फंडामेंटल्स की बात नहीं करेंगे, ये कंपनी के पास इतना कैश रिजर्व है, इतना ऑर्डर बुक है, वो सिर्फ ये देख रहे हैं कि भाई अरे ये तो चारों तरफ पैनिक है, तो कम से कम प्रॉफिट को बुक कर ले जाते हैं। तो वो सिचुएशन देखने को मिल रही है। और अब यहां पर हमें थोड़ा वॉच बना के रखना है आगे क्या होता है, और देखना है कि किस तरीके का वॉल्यूम, ब्रेथ और मीडिया पैनिक क्रिएट हो रहा है। अगर ऐसा होता है तो आगे ये पैनिक और भी बढ़ सकता है। ये सब फेस अगले 1 महीने तक चल सकता है। इसके बाद जो फेस है होगा, जो स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स हैं वो सरवाइव करेंगे, जो वीक हैंड्स हैं वो मार्केट से निकल जाएंगे, जैसा कि हर इंडस्ट्री में होता है। तो अब देखिए ये जो कंपनीज हैं, एनवीडिया, एप्पल, गूगल और एसके हाइनिक्स, सैमसंग, ये कैश रिच कंपनीज हैं, ये बंद होने वाली नहीं है और इनके पास इतना कैश रिजर्व है, इतना ये प्रॉफिट कमा रहे हैं कि सालों साल ये सर्वाइव कर सकती हैं। तो ये कंपनी बाजार में टिकेंगी। वो कंपनीज जो इन्वेस्टमेंट लेके ग्रो कर रही हैं, प्रॉफिट नहीं कमा पा रही हैं, जिनके पास कैश रिजर्व नहीं है, वो खतरे में आ जाएंगी। और अगर ये लड़ाई चलती है अगले 3-4 महीने, डोंट बी सरप्राइज, एक आध बड़ी एआई की कंपनी टपक सकती है। इस बात को ध्यान में रखें। और हमें ध्यान में रखना है कि बैलेंस शीट स्ट्रांग होनी चाहिए, यानी कि कैश रिजर्व, फ्री कैश फ्लो, ये सब कुछ स्ट्रांग होना चाहिए। साथ में रियल एआई रेवेन्यू होनी चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि हमने बहुत अच्छा प्रोडक्ट बना दिया, बहुत लोग यूज कर रहे हैं। क्या आप प्रॉफिट कमा रहे हैं, क्या आप रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, वही कंपनी बाजार में टिकेंगी। एंड लो एनर्जी डिपेंडेंसी, ये सारा खतरा जो है वो एनर्जी का है। तो अगर आपने कुछ ऑल्टरनेट एनर्जी को यूज कर रहे हैं तो आपके प्रॉफिटेबल होने के और सरवाइव करने के चांसेस बाकियों से ज्यादा होंगे। अब ये जो कुछ भी लॉस एआई वर्ल्ड में हमें देखने को मिल रहा है, स्टॉक प्राइसेस गिर रहे हैं, इसकी रिकवरी 3 से 12 महीने के बीच में होंगी, डिपेंडिंग अपॉन कि ये लड़ाई कितनी खिंचती है और कितना डैमेज होता है। तो वंस ईरान वॉर रिजॉल्व्स और मार्केट अडेप्ट, जैसा कि रशिया यूक्रेन वॉर में हुआ कि शुरू में मार्केट्स गिरे, अच्छी खासी गिरावट हुई, क्रूड में जंप देखने को मिला, धीरे धीरे मार्केट ने उसे एब्जॉर्ब कर लिया, उसको एडजस्ट कर लिया। सो इफ मार्केट अडेप्ट टू न्यू ऑयल रियलिटी, लीडर्स में रिबाउंड, जो लीडर्स हैं जिनकी एनर्जी कॉस्ट कम है, जो बैलेंस शीट अच्छी है, वो रिबाउंड करेंगे और सर्वाइवर्स इमर्ज स्ट्रॉन्गर। क्यों? क्योंकि वीकर कंपटीशन मार्केट से निकल जाएंगे तो उनके लिए खुला मैदान हो जाएगा। फंडामेंटल एआई डिमांड वाज ऑलवेज रियल। आज अगर आप देखें, कोई इंडस्ट्री बिना एआई के सर्वाइव नहीं कर सकती। तो एआई की डिमांड रियल है, ये फेक डिमांड नहीं है। तो अभी ये जो भी प्रॉब्लम है वो टेम्पररी प्रॉब्लम्स है, जियोपॉलिटिक्स की प्रॉब्लम है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो क्वालिटी एआई प्लेयर्स हैं उसमें हमें शानदार वी शेप्ड रिकवरी देखने को मिल सकती है इफ ऑयल सेटल्स बिलो 85 बैरल्स। तो अगर ऑयल यहां से बढ़ता भी है, लड़ाई खिंचती भी है और $85 के आसपास अगर क्रूड सेटल हो जाता है, तो जो एआई के स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स हैं उसमें हमें आने वाले दिनों में जबरदस्त राइज भी देखने को मिल सकता है, वी शेप्ड रिकवरी भी देखने को मिल सकती है। इसलिए ये जो गिरावट हमें देखने को मिल रही है, ये एक बड़ा मौका भी हमारे हाथ में है कि जो स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स हैं उन्हें हम पकड़ लें और धीरे धीरे इस गिरावट का इस्तेमाल करके उस पर अपनी पोजीशंस बना लें और इसका फायदा आने वाले सालों में मिलेगा अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है। अब यहां पर एक वर्स्ट केस सिचुएशन को भी कंसीडर कर लेते हैं जिसकी प्रोबेबिलिटी काफी कम है, लेकिन इसे हम इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि एज एन इन्वेस्टर हमारा फोकस रिस्क पे होना चाहिए, ना कि प्रॉफिट पे। तो अगर हॉर्मोज स्टेज जो अभी जो चल रहा है वो खिंच जाता है और ऑयल $100 के ऊपर चला जाता है और वहां पे टिका रहता है 3 महीने के लिए, तो स्टैगफ्लेशन की सिनेरियो बन जाएगी। दोस्तों हमें भूलना नहीं चाहिए, जब फर्स्ट गल्फ वॉर हुआ था 6 महीने तक खाड़ी के देशों में कॉन्फ्लिक्ट चला था और उसकी वजह से क्रूड 90 के ऊपर चला गया था, यूएसए में रिसेशन आ गया था। तो अगर ये खिंचता है
तो इसकी संभावना इस वक्त बनी हुई है। और एक और चीज हमें नहीं भूलनी चाहिए कि जो आज से 15-20 साल पहले सिचुएशन थी वो आज नहीं है। आज अमेरिका के ऊपर 38 ट्रिलियन डॉलर्स का कर्जा है, और अगर क्रूड बढ़ता है तो जो वो आज से 20 साल पहले सिचुएशन को हैंडल कर लेते थे आज शायद नहीं कर पाएंगे। तो ये रिस्क और भी बड़ा है। हाई इन्फ्लेशन प्लस हाई इंटरेस्ट रेट्स प्लस स्लो ग्रोथ, ये चैलेंजिंग एनवायरनमेंट फॉर टेक वैल्यूएशंस है। तो ये जो 500-600 बिलियन डॉलर्स इस साल वो इन्वेस्ट करने वाले हैं, वो पैसा उन्हें कौन देगा? तो ये जो रिस्क है जिसकी प्रोबेबिलिटी 15 से 20% है, मेक्स करंट एनवायरनमेंट जेन्युइनली अनसर्टेन। तो अगर आप इस वक्त पैसा लगा रहे हैं बाजार में, स्पेशली एआई स्टॉक्स में, तो इस फैक्टर को दिमाग में रखना है, इस रिस्क को इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी इसकी बेशक लो है लेकिन इम्पॉसिबल सिचुएशन ये नहीं है। अब दोस्तों आइए एक और इंटरेस्टिंग एंगल के बारे में बात करते हैं जिसकी वजह से एआई के स्टॉक्स में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। आप सब देख रहे हैं कि किस तरीके से ईरान वॉर जो हो रहा है वो अब गल्फ स्टेट्स को टारगेट कर रहे हैं, और ऐसा वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि अगर हम गल्फ स्टेट्स को हिट करेंगे और वो जो एआई में इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं वो उनको हर्ट करेगा और अमेरिका को भी हर्ट करेगा। तो मैं आइए आपके साथ शेयर करता हूं कि कितना डेवलपमेंट गल्फ स्टेट्स में हो रहा है एआई के लिए। तो अगर आप देखिए 200 बिलियन से डॉलर से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट गल्फ स्टेट्स कर रहे हैं। सऊदी अरेबिया में 100 बिलियन इनिशिएटिव एआई में किया जा रहा है टू बिल्ड डोमेस्टिक एआई इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टार्टअप्स एंड डेटा सेंटर। यूएई में अगर आप देखिए लॉन्च द टेक इन्वेस्टमेंट विद एमजीएक्स एमिंग फॉर 100 बिलियन इन एसेट्स। तो 100 बिलियन ये कर रहे हैं, 100 बिलियन ये कर रहे हैं। दे आर एग्रेसिवली टेकिंग स्टेक्स इन ग्लोबल लीडर्स लाइक ओपन एआई, एंथ्रोपिक। ये दोनों अमेरिकन कंपनी है। दोस्तों अभी जो अमेजोन के डेटा सेंटर पे स्ट्राइक किया गया था वो एंथ्रोपिक यूज करता था। तो क्लियर कट ईरान का निशाना है, आप हमारे लोगों को मारोगे, हम आपके फाइनेंसेस को मारेंगे, आपकी इंडस्ट्री, आपकी इकोनॉमी को हिट करेंगे। और जैसा कि हम कहते हैं ऑल इज फेयर इन लव एंड वॉर। तो यहाँ पे अगर देखिए कि ये जो कंपनीज है गल्फ में वो अमेरिकन कंपनी के साथ भी पार्टनरशिप कर रही हैं। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल क्लाउड एंड अमेजॉन आर कलेक्टिवली पोरिंग ओवर $30 billion into region to build local data centers। तो आप देखिए वहां पे डेटा सेंटर में बॉम्बिंग कर दी गई, तो क्या यहां पर वो फर्दर इन्वेस्ट करेंगे? तो ये इनडायरेक्टली अमेरिका की इकोनॉमी को हर्ट करेगा, अमेरिकन कंपनीज को भी हिट करेगा। तो ये भी एआई के लिए एक बड़ा रिस्क है, और हमें भूलना नहीं चाहिए कि ये तो ऑलरेडी उन्होंने कमिट कर दिया है, पाइपलाइन में क्या है, हाइपर स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर, अ मैसिव फिजिकल बिल्ड आउट ऑफ लोकलाइज्ड डेटा सेंटर पैकेट्स with advanced GPUs along with energy grids needed to power them। ये भी सऊदी अरेबिया में प्लान्ड है, और उनका खुद का जो LLM है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल फॉर अरेबिक, ये भी प्लान किया हुआ है, और यूजिंग AI एज एन ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर फ्यूचरिस्टिक स्मार्ट सिटीज वहां पर भी यूज किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि कितना इन्वेस्टमेंट वहां से अमेरिका में होने वाला है, और अमेरिका का यहां पर होने वाला है जिसको ईरान हिट कर रहा है। तो अगर ये प्लान डेंजर में पड़ता है तो एआई स्टोरी को वो वापस से हिट करेगा। If a cat wants to be a lion, it needs to lose its appetite for rats. What do you want to be? Bulltrack Global Portfolio. Think big. Think global. तो दोस्तों अब तक जो हमने बात किया वो ग्लोबल मार्केट्स के बारे में बात किया, वहां के रिस्क और करंट सिचुएशन के बारे में बात किया, लेकिन अब आते हैं असली मुद्दे पे, इंडियन मार्केट्स का क्या होगा? क्या इंडियन मार्केट्स में भी इसी तरीके की सिचुएशन बन सकती है? क्या यहाँ से 10% का फॉल हमें देखने को मिल सकता है? क्या निफ्टी 22,000 तक जा सकता है? तो अगर जा सकता है तो उसकी क्या ट्रिगर्स होंगे, आइए इसको समझते हैं। तो पहला ट्रिगर जो होगा वो है क्रूड, और
क्रूड अगर सस्टेन करता है $95 के ऊपर फॉर एटलीस्ट 3 वीक्स, तो ये 22,000 के लेवल तक निफ्टी को पहुंचा सकता है। ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे क्रूड बढ़ रहा है मार्केट नीचे गिर रहा है, तो वो आपको उसने आगे की पिक्चर की जो ट्रेलर है वो दिखा दी। और ऐसा क्यों है, आइए इसको समझते हैं। तो अगर $10 पर बैरल क्रूड का प्राइस बढ़ता है तो ये हमारे 1.2 लाख करोड़ का एनुअल इंपोर्ट बिल बढ़ा देता है। दोस्तों ये रकम छोटी नहीं है, और ये पैसा कहां से आएगा, और जब ऐसा होगा तो ये हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो उसे बढ़ा देगा। 0.4 to 0.5% ऑफ जीडीपी बढ़ा देगा, जो कि हमारे करेंसी को वीक करेगा, और 30 to 40 बेसिस पॉइंट इन्फ्लेशन में बढ़ोतरी करेगा, यानी कि रेट कट्स पे ब्रेक लग जाएगा। रुपया हमारा 1.5 से 2 रुपए कमजोर हो जाएगा हर $10 पे, और हम $95 की बात कर रहे हैं, यानी कि यहां से और $15 ऊपर। तो ये जो आरबीआई की जो रेट कट का नैरेटिव है, जो उन्होंने साइकिल शुरू किया था रेट कट्स का, उस पर ब्रेक लगा देगा और वो सेकंड ट्रिगर बनेगा। और इसमें अगर आरबीआई ने कहीं से भी ये क्लू दे दिया कि नो फर्दर रेट कट्स, या वर्स्ट केस में रेट्स को बढ़ा दिया, तो ये बैंकिंग सेक्टर की रैली को पूरी तरीके से रोक देगा। और आज जो मार्केट्स अभी भी सस्टेन हो रहे हैं एक लेवल पर ऑल टाइम हाई के आसपास, वो बैंकिंग सेक्टर की वजह से है। और बैंकिंग सेक्टर, जो बैंक और फाइनेंस के स्टॉक्स हैं, वो 37% वेटेज निफ्टी में रखते हैं, तो उसने निफ्टी को रोक के रखा है। अगर वहां प्रॉफिट बुकिंग या शार्प सेलिंग शुरू होती है तो निफ्टी बच नहीं पाएगा। थर्ड जो ट्रिगर है वो है एफआईआई सेलिंग। दोस्तों अभी तक नैरेटिव ये है कि एफआईआई सेलिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो डीआईआई सारा खरीद लेते हैं। अगर एफआईआई ने 1 लाख करोड़ से ज्यादा महीने की सेलिंग कर दी, डीआईआई भी एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। ऑलरेडी 1 साल से कोई रिटर्न्स मिल नहीं रहे हैं और रिडम्पशन का प्रेशर वहां पे बढ़ने लगेगा। हो सकता है उनके पास उस लेवल के फंड्स भी ना बचें कि वो एफआईआई सेलिंग को एब्जॉर्ब कर सके, और जितना करेंसी वीक होगा एफआईआई उतनी सेलिंग करेंगे। ट्रिगर 4, अगर हमारी करेंसी $95 को ब्रेक कर देती है। दोस्तों सभी एनालिस्ट लोग, किसी से भी अगर आप बात करेंगे, उन्होंने इस साल का यही लेवल दिया है, लेकिन वो इस अजम्पशन पे था कि धीरे धीरे रुपया कमजोर होगा। लेकिन पहले 2 महीने में इस साल हम 92 के लेवल के ऊपर चले गए हैं। तो ये कोई 1 साल का खेल नहीं है, हो सकता है अगले कुछ महीने में ही हम अचीव कर लें। इसकी वजह से एफआईआई की सेलिंग और बढ़ सकती है। ट्रिगर 5, अगर यूएस से रिसेशन की खबर आती है, ऑलरेडी उन्होंने ये कैलकुलेशन करके रखी थी कि ये वॉर तो 1 हफ्ते में खत्म हो जाएगा, अब वो 1 महीने की बात कर रहे हैं। अगर ये वॉर खिंच जाता है लंबा, तो वहां की इकोनॉमी में रिसेशन के स्ट्रॉन्ग चांसेस है, जैसा कि फर्स्ट गल्फ वॉर में हुआ था। और जो ट्रिगर 6 है एक ब्लैक स्वॉन इवेंट, जहां पर हम जानते हैं इंडिया के आसपास भी अभी टेंशन्स बन रही है, अफगानिस्तान पाकिस्तान में। क्या वो किस स्ट्रैटेजी की पार्ट है, कौन करवा रहा है, क्यों करवा रहा है, अभी हमें इसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। अगर ये कुछ बड़ा रूप ले लेती है तो फिर ये मार्केट के लिए एक बड़ा ट्रिगर साबित हो सकता है। तो दोस्तों ये 6 ट्रिगर्स हैं जो निफ्टी को वैसे सिचुएशन में ले जा सकता है जैसा हमने साउथ कोरिया में देखा। अब क्या ऐसा होगा, क्या ऐसा नहीं होगा, हमारा व्यू इसको लेकर बहुत क्लियर है। हमने आपसे बहुत पहले ही ये शेयर किया है बेस्ड ऑन टेक्निकल्स, डेटा पॉइंट्स, इकोनॉमिक कंडीशंस कि निफ्टी को 22,000 जाना है इस साल के अंत तक। अब अगर ये ट्रिगर्स प्ले आउट होते हैं तो शायद वो टारगेट जल्दी ही हमें अचीव कर लें, जो कि हमारे देश के लिए अच्छा नहीं होगा। तो हम चाहते हैं कि वो नेचुरल फॉर्म में धीरे धीरे उस लेवल तक जाए ताकि सबको संभलने का एक मौका मिले। तो अब ऐसे सिचुएशन में एक और हम सिचुएशन की बात कर लेते हैं कि कहीं से कोई छोटी मोटी पॉजिटिव न्यूज़ आ जाती है, और या फिर ऑपरेटर का कुछ गेम हो सकता है,
मार्केट में एक सडन रिवर्सल, शार्प रिवर्सल हमें देखने को मिल सकता है। ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना है? तो दोस्तों ध्यान रहे, न्यूज ड्रिवन रैलीज में हमें इन्वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि वो टेक्निकल बाउंस होता है, वो शॉर्ट कवरिंग होती है और वो सस्टेन नहीं करता है। इसलिए अगर यहां से मार्केट में रिकवरी देखने को मिलती है तो भी स्ट्रिक्ट कंडीशंस के बेसिस पर ही स्टॉक को पिक करें, सारे वैल्यूएशंस को देखकर पिक करें। ये ना सोचे कि अब खतरा टल गया है, अब वापस से हम मार्केट में पैसा लगा लेते हैं। इसलिए आने वाले दिनों में स्टॉक मार्केट में अभी और भी उथल पुथल मच सकती है। ये ईरान वॉर तो एक एंगल है, कुछ हमारे इंटरनल खबरें भी अगले 1-2 महीने में आपको मिल सकती है। इसलिए बहुत सावधान होकर सोच समझ कर इन्वेस्ट करें और ग्लोबल मार्केट्स में कोशिश करें कि कुछ अच्छे पिक्स में थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट हम शुरू कर सकें। दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, अपना फीडबैक भी शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।